सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सपना तिवारी आप लोगों को लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। चलिए हम अपने चैनल को, अपनी क्लासेस को, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप सब लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस चैनल से जुड़ सकें। और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए कि आप लोगों को मेरी ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। हम आप लोगों के लिए इतना स्ट्रगल करते हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, लाइक तो बनता ही है। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद ना आए, मेरी क्लासेस पसंद ना आए तो आप सब्सक्राइब और लाइक ना करिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल। चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कल के क्लासेस में हमने इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को सॉल्व करवा दिया। आज इसका पार्ट 3 है। चलिए अपने सेशन को देखते हैं कि मेरा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 151, निम्नलिखित में से कौन सा वाद न्यायालय के अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद है जो है न्यायालय के अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति से संबंधित है। जो हमारा ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा। ए एवं बी दोनों जो है बाबा बनाम महाराष्ट्र राज्य जो केरल का केस था, और दुर्बल सिंह बनाम राज्य जो है जो केरल का ये भी केस था। इन दोनों मामले में कहा गया था। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152, यदि कोई व्यक्ति निर्वसीयत रूप से अपने पीछे कोई उत्तराधिकारी छोड़े बिना मर जाता है या मर जाती है तो उसकी संपत्ति निम्नलिखित में से किसे न्यायसंगत होगी। ये जो क्वेश्चन हमारा है यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। यह बिहार पीसीएसजे में भी पूछा गया था क्वेश्चन। बिहार पीसीएसजे में कई बार पूछा गया है। तो जो संपत्ति होगी वह राज्य सरकार को न्यायगत हो जाती है। अगर कोई संपत्ति है जिसका कोई स्वामी नहीं है तो वह जो संपत्ति है वह राज्य में निहित हो जाती है या राज्य में न्यायगत हो जाती है। इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन ए है वह राइट हो जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 153, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के तहत सशक्त एक मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा एक संज्ञेय अपराध में अन्वेषण का आदेश दे सकता है। मजिस्ट्रेट जो है पुलिस द्वारा एक संज्ञेय अपराध में अन्वेषण का आदेश दे सकता है। यह दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित किस धारा में उपबंधित है। तो यह जो है धारा 156 की उपधारा 3 में उपबंधित है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154, भारतीय दंड संहिता के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अपराध आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 के तहत आता है। धारा 95 के तहत आता है। तो धारा 124 से
केवल जो है यह धारा 95 के अंतर्गत आता है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वह राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155, उच्च न्यायालय धारा 482 के अधीन अंतर्निहित शक्ति निम्नलिखित में से किन आधारों पर उपयोग कर सकता है? तो वह किन मामलों में जो है उपयोग कर सकता है? तो जो हमारा ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी मामलों में। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156, और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। यदि एक न्यायाधीश की अपने निर्णय के लिए लिखने के पश्चात लेकिन खुले न्यायालय में सुनाने के पूर्व मृत्यु हो जाती है तो वह निर्णय माना जाएगा। तो वह जो निर्णय है जो हमारा ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा, न्यायाधीश की राय मानी जाएगी। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत संस्वीकृति कौन अभिलिखित कर सकता है? जो संस्वीकृति होता है वह कौन अभिलिखित कर सकता है? तो वह जो है उपरोक्त सभी जो है संस्वीकृति को अभिलिखित कर सकते हैं। कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधिकारिता रखता हो या कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसकी अधिकारिता ना हो केवल, कोई महानगर मजिस्ट्रेट जिसकी अधिकारिता ना हो केवल। तो उपरोक्त सभी जो है हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158, निम्नलिखित में से किस वाद में यह प्रतिपादित किया गया कि पुलिस एवं न्यायपालिका का कार्य एक दूसरे से पूरक है? जो पुलिस है और न्यायपालिका का कार्य है वह एक दूसरे से पूरक है। किंग इम्परर बनाम नाजीर अहमद, किंग इम्परर बनाम नाजीर अहमद के केस में ऐसा कहा गया। जो हमारा ऑप्शन ए है वह राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159, दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार कौन सा विकल्प जो है सही सम्मिलित नहीं है? तो जो ऑप्शन सी है वह सही सम्मिलित नहीं है। जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तो अभियुक्त को छोड़ा जाना, जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तो अभियुक्त का छोड़ा जाना, यह जो है सही सम्मिलित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित कौन सी धारा पीड़ित प्रतिकर स्कीम का उपबंध नहीं करती है? पीड़ित प्रतिकर स्कीम का उपबंध नहीं करती है। तो धारा 357A जो है पीड़ित प्रतिकर स्कीम का उपबंध नहीं करती है। हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161, बलात्कार पीड़िता का नाम का उल्लेख नहीं किया जाएगा। बलात्कार पीड़िता के नाम का उल्लेख यहाँ पे क्या होगा? के नाम का उल्लेख नहीं किया जाएगा। यह निम्नलिखित में से किस वाद में प्रतिपादित किया गया है? तो यह जो है इस रामकृष्ण बनाम राज्य में जो है प्रतिपादित किया गया है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वह राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162, निम्नलिखित में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता में सही सम्मिलित नहीं है? कौन जो है सही सम्मिलित नहीं है? तो जो पीड़ित है वह सही सम्मिलित नहीं है और सारे सही सम्मिलित हैं। तो जो ऑप्शन डी है वह हमारा राइट हो जाएगा। जो पीड़ित है इसमें समन मामले को
इसमें समन मामले को परिभाषित किया गया है। जो पीड़ित है वह 2WA में परिभाषित किया गया है। तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 163 विचारण के पूर्व अभियुक्त के उन्मोचन का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से किन धाराओं में किया गया है? विचारण से पूर्व अभियुक्त के उन्मोचन का जो डिस्चार्ज का प्रावधान है वह किस धारा में किया गया है? तो जो हमारा ऑप्शन 1 और 2 है वह दोनों सही है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 239 और 227 में हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 164 निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए जो दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण से संबंधित है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। जो हमारा ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा। केवल 1 एवं केवल 3 सही है। केवल 1 और केवल 3 सही है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत धारा 454 एवं धारा 456 के अधीन अपराधों का विचारण संक्षिप्त विचारण से किया जा सकता है और संक्षिप्त विचारण के लिए समन मामलों के लिए विचारण की प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165 धारा 41B दंड प्रक्रिया संहिता में आपराधिक प्रक्रिया संहिता अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष अंतः स्थापित किया गया? तो जो है धारा 2008 में अंतः स्थापित किया गया। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 166 कोई न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अधीन परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात धारा 468 के अधीन नहीं करेगा। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो वह जो है 2 वर्ष होगा आर्थिक अपराधों के मामलों में। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 167 वह अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित नहीं करती का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता का निम्नलिखित किस धारा में किया गया है? तो जो धारा 460 है उसमें प्रावधान किया गया है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168 दंडादेश को पुष्ट करने की उच्च न्यायालय की शक्ति का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है? तो किस धारा में जो है ऐसा प्रावधान किया गया है? तो धारा 368 में इसका प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 169 भारतीय दंड संहिता की धारा 195A संबंधित है तो मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकी से संबंधित है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो धारा 54 जो है आजीवन कारावास के दंडादेश का लागूकरण से संबंधित नहीं है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा। यह मृत्यु दंड के लागूकरण से संबंधित है।
हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 171। एक व्यक्ति जो किसी स्त्री के इंटरनेट या ईमेल या अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संचार पर नजर रखता है, उसने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? उसने जो है निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? तो उसने पीछा करने का अपराध किया है। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 172। आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो वो भारतीय दंड संहिता की धारा 511 में प्रावधान किया गया है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 173। आपराधिक मानववध के प्रयत्न का अपराध भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित किस धारा में दंडनीय है? तो धारा 308 में दंडनीय है। जो हमारा ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174। एक बक्से में जो बाका है इस आशय से आभूषण रखता है कि वह उस बक्से में पाए जाएं और इस परिस्थिति में बात चोरी के लिए दोषी ठहराया जाए। आ ने भारतीय दंड संहिता के नीचे दिए गए किस धारा में अपराध किया है? तो धारा 192 के अंतर्गत जो है अपराध किया है। यह क्वेश्चन बिहार पीसीएसजे में भी पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 175। भूमि या जल से ले जाने के लिए यानी का के पास जो एक वाहक है संपत्ति न्यस्त की है का उस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है, का ने अपराध किया है। तो का आपराधिक न्यास भंग का अपराध किया है। ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 176। जब एक व्यक्ति अच्छे व्यवहार किए जाने हेतु जमानत प्रस्तुत करने के लिए मजिस्ट्रेट के पास ले जाते समय वैध हिरासत से भागने का प्रयास करता है तो उसे भारतीय दंड संहिता की किस धारा के प्रावधानों के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है? तो जो है उसे धारा 225 ए के अंतर्गत जो है दंडित किया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 177। एक युवा व्यक्ति किसी महिला के सामने 2000 रुपए का नोट इस तरह लहराता है कि मानो महिला से किसी अशिष्ट व्यवहार के बदले वह धन देना चाहता है। उसे भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अभियोजित किया जाएगा? उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के अंतर्गत जो है अभियोजित किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 178। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में दृश्य रतिकता को परिभाषित किया गया है? दृश्य रतिकता को परिभाषित किया धारा 354 सी में जो है इसे परिभाषित किया गया है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 179। ऐसी संपत्ति जो मृत व्यक्ति के कब्जे में उसकी मृत्यु के समय थी जो बेईमानी से दुर्विनियोग करता है, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में दंडनीय अपराध है? तो धारा 404 के अंतर्गत जो है वह दंडनीय अपराध है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 180। जब दो या अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई करके लोक शांति को विघ्न डालते हैं
तब वह अपराध कारित करते हैं। तो वह जो है कौन सा अपराध कारित करते हैं? हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चले खा ले तो बतलाई। हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 181 का एक विनिमय पत्र पर अपने हस्ताक्षर इस आशय से करता है कि यह विश्वास कर लिया जाए कि वह विनिमय पत्र उसी नाम से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा गया है। का ने अपराध किया है। का ने कौन सा अपराध किया है? तो जो का ने कोट रचना का अपराध किया है। तो जो ऑप्शन सी हमारा है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 182 जहां किसी औरत के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है। जहां कोई स्त्री है, महिला है, उसके साथ जो है सामूहिक रेप किया जाता है, बलात्कार किया जाता है, वहां प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा बलात्कार का अपराध किया माना जाएगा और दंडित किया जाएगा। उसे जो है कठोर कारावास से जो 20 वर्षों से कम नहीं होगा से जो है दंडित किया जाएगा। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। वह मृत्युदंड और आजीवन कारावास की भांति ही होता है। वह मृत्युदंड भी हो सकता है लेकिन 20 वर्ष के कारावास से कम का नहीं होगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 183 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय दंड संहिता की धारा 326A में वर्णित अम्ल हमला के अपराध का एक आवश्यक तथ्य नहीं है? अम्ल हमला के अपराध का एक आवश्यक तथ्य नहीं है तो केवल शारीरिक दर्द जो है या अम्ल हमला के अपराध का एक आवश्यक तथ्य नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगर आप लोग अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इसी चैनल पर ही विवेक सर के द्वारा जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ की क्लासेस भी मिल जाएगी। तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और विवेक सर के द्वारा जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ की क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। विवेक सर के द्वारा उन क्लासेस को प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है तो आप लोग वहां से जाकर उनके सारे वीडियो को और क्लासेस को देख सकते हैं। का इस आशय से और यह संभाव्य जानते हुए कि फसल का नुकसान कारित करे या के खेत में पशुओं का प्रवेश कारित करता है। का अपराध जो है भारतीय दंड संहिता में होगा। तो जो का अपराध होगा वह रिष्टि का अपराध होगा। वह उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो वह रिष्टि का अपराध होगा। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 185 प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार सभी को उपलब्ध है। जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है वह सभी को उपलब्ध है व्यक्ति के लिंग व आयु के बावजूद सिवाय यह जो है आक्रमणकर्ताओं को भी उपलब्ध है। इसके सिवा जो है आक्रमणकर्ताओं को जो है वह प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186 भारतीय दंड संहिता के अधीन कारावास के रूप में न्यूनतम सजा होती है। कारावास के रूप में जो न्यूनतम सजा होती है वह 24 घंटे होती है। जो हमारा ऑप्शन ए है वह राइट हो जाएगा।
हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 187। अवैध शब्द को भारतीय दंड संहिता में परिभाषित किया गया है। अवैध शब्द को भारतीय दंड संहिता में कहाँ परिभाषित किया गया है? तो उपरोक्त सभी में जो है परिभाषित किया गया है, तो ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 188। एक प्राइवेट चिकित्सक जो स्वयं क्लिनिक चलाता है, जो है एक प्राइवेट चिकित्सक है जो स्वयं क्लिनिक चलाता है, को जो अम्ल आक्रमण या एसिड अटैक जिसे कहते हैं का पीड़ित है, उपचार देने से इनकार करता है, तो जो है भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित में से किस धारा में दायी है? तो जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 166B में उत्तरदायी होगा, तो जो हमारा ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 189। जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा या बल से उत्प्रेरित करता है, अपराध करता है, वह अपहरण का अपराध करता है, तो जो हमारा ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 190। धीरे धीरे हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हार न मानिए, हार के आगे जीत है। आप लोग भी धीरे धीरे ऐसे ही चलते रहिए, निरंतर चलते रहिए, कभी भी रुकिए ना। आप लोग तो कछुआ और खरगोश की कहानी को सुने होंगे, तो उसी की तरह चलिए। आप लोग भी हार कभी मत मानिए, हार नहीं होगी। डर के आगे जीत है, ये कहावत वर्षों से चली आ रही है। चलिए अपने सेशन को कंटिन्यू रखते हैं। इनमें से कौन सा धारा 511 भारतीय दंड संहिता के लिए प्रयास का सिद्धांत नहीं है? तो जो डरहम का नियम है वह जो है प्रयास का सिद्धांत नहीं है, तो जो हमारा ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 191। भारतीय दंड संहिता की धारा 497 में उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में निरस्त किया है? जो हमारा केस था जोसेफ साइन बनाम भारत संघ के वाद में जो है निरस्त किया है, तो जो हमारा ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 192। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय दंड संहिता की धारा 34 का आवश्यक घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय दंड संहिता की धारा जो 34 है उसका जो है आवश्यक घटक नहीं है? तो अपराध में लिप्त व्यक्तियों में समान आशय का होना जो है यह आवश्यक नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 193। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 17 का सिद्धांत निम्नलिखित वादों में से किस वाद पर आधारित है? तो जो चमरू साहू बनाम सोना कुइर का वाद था उससे जो है संबंधित था, उस पर जो है आधारित था, तो जो हमारा ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा। हम आप लोगों के लिए इतना स्ट्रगल, इतना मेहनत करते हैं, तो आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, लाइक तो कर ही सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये क्लासेस अच्छी लगती हो तभी लाइक और सब्सक्राइब करिए। चलिए हम अपने सेशन को कंटिन्यू रखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 194। का ने खा को न्यास में गा के लिए एक संपत्ति अंतरित की तथा निर्देश दिया कि खा संपत्ति का कब्जा गा को तब देगा जब गा 25 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ले। गा का हित होगा, जो गा का हित है वह निहित हित होगा, जो हमारा ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा।
हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 195। लंबितवाद का सिद्धांत का जो उद्देश्य है वह क्या है? तो जो लंबितवाद का उद्देश्य है वह उपरोक्त सभी है, तो जो हमारा ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। केवल यथास्थिति को बनाए रखना, केवल वाद बहुल्य को रोकना, केवल वाद के दौरान नए तथ्यों के सृजन को रोकना, तो जो हमारा ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 196। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिलक्षित सूचना नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रलक्षित सूचना नहीं है? तो जो निश्चित ज्ञान होता है वह प्रलक्षित सूचना नहीं है, तो जो हमारा ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 197। संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा के अधीन एक पट्टाग्रहीता क्रमबंधन के अधिकार के लिए हकदार नहीं होगा? क्रमबंधन के अधिकार के लिए जो है हकदार नहीं होगा, तो धारा 56 के अंतर्गत जो है वह क्रमबंधन के अधिकार के लिए जो है हकदार नहीं होगा, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 198। संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित कौन सी धारा जो है कब्जेदार बंधक गृहीता के वैधानिक दायित्व का प्रावधान करती है? बंधक गृहीता के वैधानिक दायित्व का प्रावधान करती है, तो जो धारा 76 है वह जो है बंधक गृहीता के वैधानिक दायित्व का प्रावधान करती है, तो जो हमारा ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 199। धीरे धीरे हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए अपने क्वेश्चन नंबर को 199 को देखते हैं कि वह क्या कह रहा है। अनुयोज्य दावे का क्रय विक्रय निम्नलिखित में से कौन नहीं कर सकता है? अनुयोज्य दावे का क्रय विक्रय निम्नलिखित में से कौन नहीं कर सकता है? उपरोक्त सभी जो है अनुयोज्य दावा का क्रय विक्रय नहीं कर सकते हैं। केवल न्यायाधीश, केवल विधि व्यवसायी, केवल कोई भी न्यायिक अधिकारी जो है अनुयोज्य दावे का क्रय विक्रय नहीं कर सकता है, तो जो हमारा ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी धारा 499 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो है मानहानि का अपवाद नहीं है? मानहानि का अपवाद नहीं है, तो जो दोषपूर्ण कथन है वह मानहानि का अपवाद नहीं है, इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा। अगर आप सभी लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें कि आप लोगों को मेरी ये क्लासेस कैसी लग रही हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी मेरे इस चैनल से जुड़ सके। अगर आप लोग अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसी चैनल पर विवेक सर के द्वारा जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ की क्लासेस कंडक्ट करवाई जाती है, तो आप सभी लोग मेरे इस चैनल से जुड़कर विवेक सर के द्वारा जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ की क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। आपको कहीं और नहीं जाना है, इसी चैनल पर आपको लॉ और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस की पूरी जानकारी इसी चैनल पर मिल जाएगी। आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। और हाँ, एक बात, आप लोग जो है